Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है कोएलिशन गवर्नमेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। और मुझे लगता नहीं है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब पता नहीं होगा। थोड़ा भी अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको क्लियरली पता होगा कि हमारे देश में जो भी पार्टीज़ हैं, अगर कोई सिंगल पार्टी कंप्लीट फुल मेजॉरिटी के साथ वोट्स पाके इलेक्शन नहीं जीत पाती है तो ऑब्वियसली दो या तीन पार्टी आपस में ज्वाइन है करती हैं अपने हैंड्स को टुगेदर टू मेक अ लार्जर ग्रुप और लार्जर पार्टी विच इज कॉल्ड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। और फिर आपस में वो लोग अपना प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर और द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स को बनाने के लिए आपस में वो लोग डिसाइड करते हैं। सो राइट, or generally president in the case of center or governor in the case of state, basically he invites the leader of the majority party to become the prime minister. It is a traditional convention, but जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो। कई सारे वायलेशंस भी इसकी हो चुके हैं, बट ट्रेडिशनली कन्वेंशन ऐसा है। तो आइए हम कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में और डिटेल में आज जानते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं। बड़ा छोटा सा चैप्टर है बट अगेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए। कोएलिशन वर्ड जो है लैटिन वर्ड कोएलिशियो से डिराइव किया गया, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ग्रोइंग टुगेदर। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ज्वाइनिंग हैंड्स टू ग्रो टुगेदर, कोएलिशन वहां पे होता है। और आज हम फीचर्स देखते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट खास बातें हैं जो कोएलिशन गवर्नमेंट की स्ट्राइकिंग फीचर हैं, जो खास कोएलिशन गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेंगी। पहला है दोस्तों, द पर्पस इज टू सीज पावर। ऑब्वियसली दोस्तों, टू या मोर पार्टीज आपस में हाथ को मिलाती क्यों हैं, ये बात को जानते हुए भी कि उनके आइडियोलॉजीज अलग हैं, उनके सोच विचारधाराएं अलग हैं, उनके वर्क कल्चर अलग है, उनके वर्किंग स्टाइल अलग है, सब अलग होने के बाद भी वो आपस में हैंड्स क्यों ज्वाइन करते हैं? द सोल रीजन इज टू सीज पावर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम हाथ ज्वाइन करेंगे तो हम पावर में आ सकते हैं, और पावर किसको पसंद नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति पावर को सीज करने का प्रयास करना चाहता है, इसीलिए कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टनर्स। ऑब्वियसली दोस्तों, सिंगल पार्टी को अगर फुल मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल गई तो कोएलिशन की बात ही नहीं होगी। टू से ज्यादा पार्टनर होंगे तभी कोएलिशन गवर्नमेंट की बात होगी। तीसरा, इट इज अ टेम्पररी कंजंक्शन फॉर स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बिना किसी मतलब के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के पार्टी आपस में हाथ, बिना किसी हिडन मोटिव के कोई भी पार्टी आपस में आकर के हाथ नहीं मिलाएंगी। अगर वो मिला रही है इसका मतलब इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो टेम्पररी अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली एक बार हाथ मिला लिया तो आप बोल दे अब हमारा 7 जन्मों का या 10 जन्मों का साथ हो गया, ऐसा नहीं है। जब चाहें तब वो कोएलिशन से विड्रॉ भी कर सकते हैं, उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर हाथ मिलाएंगे, दोस्ती करेंगे तो अपनी पर्सनल चॉइस से, दोस्ती हटाएंगे तो अपनी पर्सनल चॉइस से। सो कुछ खास उनका इंटरेस्ट होता है जिसको फुलफिल करने के लिए टेम्पररी कंजंक्शन होता है उनका। नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक अफेयर, ये भी सेम चीज़ है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है कि भाई एक बार हो गया तो हो गया, नहीं, डायनेमिक है। अलग अलग इलेक्शंस में अलग अलग पार्टीज कोएलिशन बनाने की काबिलियत रखती हैं। ठीक है, जब जो चाहे जिसके साथ जाके मिल सकता है, जिसके साथ जाके टूट सकता है, डिफेक्शंस हो सकते हैं, बहुत कुछ और हो सकता है। देयर इज नो बिग डील इन दिस। बट इसमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ ट्रेडिशनल पार्टीज ऐसी हैं जो ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराने समय से उनका अलायंस बहुत समय से चला आ रहा है, इसीलिए वो अलायंस जनरली डिस्टर्ब नहीं होता। उनके आपस में जो एग्रीमेंट्स हैं, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो इतनी अच्छी बन चुकी है कि वो हिस्टोरिक एक अलायंस कंटिन्यूसली हमारे देश में चला आ रहा है, जैसे एनडीए हो गया, यूपीए हो गया एंड सो ऑन, कई सारे और हैं। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई स्टैटिकली एक बार आपने बना लिया तो अब वो बन गया, कभी भी कोई भी पार्टी छोड़ के भी जा सकती है। कीनोट इज अ कॉम्प्रोमाइज, रिजिड डॉगमा हैज नो प्लेस। यस, अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, दो या दो से ज्यादा पार्टी जब साथ में आएंगी
तो उनको अपने कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप रिजिड अपने आइडियोलॉजी और अपने अपने इंटरेस्ट को रिजिड तरीके से पकड़ के बैठे रहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो पाएगा, बिकॉज सामने वाला भी चाहेगा कि भाई दोनों तरफ की बातें थोड़ी बहुत सुनी जाए, तब जाके हम पावर को होल्ड करेंगे। सो देर इज सम कॉम्प्रोमाइज विच हैज टू टेक प्लेस, तब जाके ही पार्टीज आपस में हाथ मिला सकती हैं। देन pragmatism not ideology is the hallmark of coalition politics। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे rigid ideology is not important because ideology important होती तो आप कभी कोalition बनाते ही नहीं दूसरी पार्टी के साथ, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग है, ये बात ऑलरेडी पता है पार्टीज को। तो अब अगर आप हाथ मिला रहे हो तो आपको आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू। सो इसलिए प्रैग्मेटिज्म का मतलब अगर शॉर्ट मीनिंग बताऊं, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकलिटी। सो प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड इट होल्ड्स वैल्यू अबव द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कोएलिशन पॉलिटिक्स, राइट। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड, these are formed for the sake of some reward और मटेरियल और साइकिक। बता ही दिया मैंने आपको कि भाई कुछ रिवॉर्ड, कोई पर्पस, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उनका, जब भी कोएलिशन बना है, बिना उसके नहीं बना है। वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अ मिनिमम प्रोग्राम, राइट। सो एक मिनिमम इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, प्रोग्राम बनता है। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपस में जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक कोएलिशन नहीं बनेगा। एंड दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स माइट नॉट बी इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी पार्टीज। हो सकता है वो प्रोग्राम के पॉइंट्स किसी किसी पार्टी के इंटरेस्ट में हो, किसी के इंटरेस्ट में ना हो, राइट। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सबके इंटरेस्ट हमेशा फुलफिल ही होंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो दैट वाज दोज वर सम ऑफ द फीचर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कुछ मेरिट्स, कि भाई क्या फायदे हैं कोएलिशन गवर्नमेंट को बनाने के। ठीक है, ऑब्वियसली एक फायदा तो क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कि इट लीड्स टू कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स। कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स का मतलब होता है बहुत सारे विचारधाराओं के लोग एक साथ में आकर के कंसेंशुअली डिसीजन लेना इनके लिए कंपलसरी हो जाता है। बिकॉज अगर आप स्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अधेयर करोगे तो सामने वाला कोएलिशन को विड्रॉ करने की धमकी दे देगा और इनफैक्ट कर भी सकता है। सो इट इज अ कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स। सब आपस में एक दूसरे के कंसेंसस के साथ ही एक डिसीजन को लेंगे। सो द डिसीजन विल बी मोर, इट विल बी एप्लीकेबल टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। ज्यादातर लोगों की सहमति और हैप्पीनेस के ध्यान में रखते हुए वो पॉलिटिक्स होगी। नेक्स्ट होता है दोस्तों स्ट्रेंथन द फेडरल फैब्रिक ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। फेडरल फैब्रिक को कैसे स्ट्रेंथन करता है? फेडरल स्ट्रक्चर इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टेट्स। ऑब्वियसली दोस्तों अलग अलग पार्टीज अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करती हैं। तो अगर अलग अलग पार्टीज सरकार में, गवर्नमेंट के अंदर होंगी तो दे विल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस रीजन्स एंड वेरियस स्टेट्स। तो इसीलिए अगर आप ये कहते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है तो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है ये। इट स्ट्रेंथन्स द फेडरल स्ट्रक्चर बिकॉज अलग अलग पार्टीज अलग अलग स्टेट्स के कल्चर्स और रीजनल कल्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, इट रिप्रेजेंट्स अ मच मोर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ पब्लिक ओपिनियन देन सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर पार्टी सिंगल पार्टी की कंप्लीट मेजोरिटी है तो वो जो बिल चाहे मन में पास कर सकती है, कोई उसको इशू नहीं होता है, क्योंकि भाई सारे के सारे एमपीज उसी के हैं। लेकिन अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं आप वही बिल को पास कर पाओगे जिसमें ज्यादातर लोगों की और ज्यादातर मेंबर्स की सहमति होगी। इसीलिए पब्लिक ओपिनियन को ज्यादा ग्रेटर स्पेक्ट्रम में कवर करता है कोएलिशन गवर्नमेंट। सिंगल पार्टी जो है वो हो सकता है अपनी टायरानी चलाए, डिस्पोटिक रूल चलाए। सो अगला पॉइंट वही आता है, इट रिड्यूसेस द टायरानी ऑफ द गवर्नमेंट और डिस्पोटिक रूल। सो जो भी उसकी टायरानी है, जो भी उसका आप कह सकते हैं टायरानी होता है, मतलब कि बहुत ही आक्रोश तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से रूल करना, बहुत ही दबाव बना के रूल करना, बहुत ही निरंकुश तरीके से रूल करना। जो मन में चाहे बिल पास कर दिया, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं किसी की भी, है ना, लूटपाट मचा रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है। सो दैट इज टायरानी। बट कोएलिशन गवर्नमेंट में ऐसा कम पॉसिबल है, क्योंकि भाई सारे लोगों की सहमति की रिक्वायरमेंट है। किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक पार्टी की सहमति जरूरी नहीं है कि हो। Acts as a channel to meet the expectation plus redress the grievances of different groups. Again, so अलग अलग ग्रुप्स के बीच में और पार्टी के बीच में एक चैनल की तरह काम करता है, और सभी ग्रुप्स अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट करने की जो बात है वो रख सकते हैं, बिकॉज
उनकी पार्टी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेड है कहीं ना कहीं, सो उनका भी एक से कोalition गवर्नमेंट में रहता है। सो देयर इज अ चैनल टू मीट एक्सपेक्टेशन एंड रिड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक चैनल की तरह काम करती है। सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट मेरिट्स हो गए जो कोalition गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरिट्स के साथ साथ दोस्तों कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, ऑब्वियस डीमेरिट्स होते हैं। सो डीमेरिट्स भी आइए आपको मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। पहला डीमेरिट तो ये होता है दोस्तों कि इट इज अनस्टेबल और प्रोन टू इंस्टेबिलिटी, बहुत बड़ा डीमेरिट है। क्योंकि भाई अगर कोalition गवर्नमेंट होगी तो कभी भी लड़ाई हो गई आपस में या आइडियोलॉजी के बीच में क्लैश हो गया, झगड़ा हो गया, तो जो को एक पार्टी अगर उसने धमकी दे दी कि एक पार्टी ने विड्रॉ कर लिया या धमकी दे दी मैं विड्रॉ कर लूंगा, तो काम ढंग से हो नहीं पाएगा, और अगर विड्रॉ कर लिया तो सरकार गिर भी जाएगी। तो इस केस में ऑब्वियसली इट इज अ वेरी अनस्टेबल गवर्नमेंट। दूसरी चीज दोस्तों, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज वेरी लार्ज। ऑब्वियसली दोस्तों साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लार्ज क्यों हो गया? क्योंकि भाई हर पार्टी ये चाहेगा कि भाई हमारे मेंबर को मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि पार्टी भाई आया ही एग्रीमेंट में इसलिए ताकि उसको कोई ना कोई फायदा हो, पावर में वो आए। अगर पार्टी पावर में नहीं आ पा रही होती तो वो कोalition बनाती ही क्यों? उसे लगता है कि नहीं री इलेक्शन होने चाहिए, दोबारा से भाई दोबारा से री इलेक्शन होने चाहिए, हम फिर से जीत के पार्टी पावर में आएंगे। तो कहीं ना कहीं कोalition का मतलब यही होता है कि आप पार्टीज को मौका दे रहे हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रिप्रेजेंट होने का, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। बहुत ज़्यादा लार्ज होने से फिर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे फिर उसमें इश्यूज जो हैं आने लगते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जब सरकार बनी थी तो इतना बड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया था कि उसको जंबो कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता था। सो इसलिए दिस इज अनदर डीमेरिट। नेक्स्ट डीमेरिट इज दोस्तों लीडरशिप ऑफ पीएम कर्टेल हैव टू कंसल्ट सुपर पीएम और अल्ट्रा पीएम्स। क्या होता है दोस्तों, अगर एक सिंगल मेजोरिटी पार्टी है तो प्राइम मिनिस्टर जो है सर्वे सर्वा सबसे बड़ा हेड है और उसकी बातें सब लोगों को माननी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कोalition गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक पार्टी को बिलोंग करता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, तो वो सोलली अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम नहीं कर सकता, फ्रीडम फ्रीडम से काम नहीं कर सकता। उसको दूसरी पार्टी के भी जो हेड हैं या जो उसको रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज दे विल थ्रेटन टू विड्रॉ द गवर्नमेंट। तो इसलिए कहीं ना कहीं लीडरशिप ऑफ पीएम इज कर्टेल्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर मैंने आपको याद हो, मैंने आपको लेक्चर ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम बताया था कि लीडरशिप ऑफ पीएम इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर ये कर्टेल कर दिया जाता है तो दैट फीचर इज टेकन अवे, राइट। तो जिन लोगों को कंसल्ट करता है वो उनको सुपर पीएम्स या अल्ट्रा पीएम्स के भी नाम से जाना जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में, या से रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से सरकार कायम है। उनका अगर खत्म होगा, वो अगर गुस्सा हो जाएंगे तो दे विल विड्रॉ द सपोर्ट। दिस इज अनदर डीमेरिट। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ गवर्नमेंट प्लेइंग रोल ऑफ किंग मेकर, राइट। अब देखिए दोस्तों, किंग मेकर का मतलब ये हो जाता है कि भाई कौन जो है लीड करेगा, मतलब देश को कौन चलाएगा एक्चुअली पार्टी के बिहाइंड पे। ठीक है, एक चेहरा है प्राइम मिनिस्टर का जो सामने से दिख रहा है सबको कि भाई ये हेड है हमारे उसका, हमारे देश का या हमारे कंट्री का। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल में पूरी पावर है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि वही मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि अगर फुल मेजोरिटी होती तो डेफिनेटली उसके पास पावर होती। लेकिन कोalition गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे उसके बैक सपोर्ट में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने उसको किंग मेकर की तरह एक्ट करके उसको वहां पे उस पोस्ट पे चढ़ाया होता है, ये कहते हुए कि हम चढ़ा ही तुम्हें इस कंडीशन और बेसिस पे रहे हैं कि तुम हमारे हमारे जैसा हम कहेंगे वैसा काम करोगे, या जैसा हम कहेंगे हमारे इशारों पे चलोगे और हमारी नीड्स को फुलफिल करोगे। तो दैट इज व्हाट किंग मेकर मीन्स। तो एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर आपको बाहर से चेहरा दिख रहा है, लेकिन किंग मेकर जो है उससे भी ज्यादा से रखता है गवर्नमेंट में। सो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। मेंबर्स डू नॉट अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और लैप्सेस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे हैं, तो अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया या लैप्स हो गया तो मेंबर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर खाली ब्लेम पुट करेंगे कि नहीं मेरी वजह से नहीं उसकी वजह से हुआ है, मेरी आइडियोलॉजी तो अच्छी थी दूसरी पार्टी की आइडियोलॉजी खराब है। तो वो खाली फिंगर्स पॉइंट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा लगा के कहेंगे कि भैया नहीं हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में होती तो नहीं होता, लेकिन इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर खाली उंगलियां करते रहते हैं। सो दिस इज अनदर डीमेरिट। एक और जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट प्रेशराइजेस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टू एक्ट इन द अलायंस थ्रेटन टू विड्रॉ, कि भाई ऑब्वियसली कोalition में सेंट्रल जो भी एग्जीक्यूटिव है वो अपने हिसाब से उनको चलाने की कोशिश करते हैं, नहीं चलाएंगे तो फिर वो धमकी देते हैं कि हम सपोर्ट को विड्रॉ कर लेंगे और सरकार गिरा देंगे। सो दैट इज ऑलवेज अ डीमेरिट विच इज देयर।
Steering committee or coordination committee of coalition partners act as super cabinet, undermines the role of cabinet. देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कोएलिशन पार्टनर्स, अब देखिए जो कोएलिशन पार्टनर्स होते हैं उनकी भी अपनी एक स्टीयरिंग कमेटी या कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। तो वो कमेटी पूरा का पूरा कैबिनेट को निर्देश देती है कि आप काम कैसा करोगे। अगर आप उनके हिसाब से कैबिनेट काम नहीं करेगा तो वो धमकी देकर बोल देते हैं क्लियरली कि हम सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, और सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे तो फिर सरकार आपकी गिर जाएगी। तो ऑब्वियसली सुपर कैबिनेट के नाम से भी उसको जाना जाता है, और कैबिनेट को उनके आदेशों को कहीं ना कहीं पालन जो है करना ही पड़ेगा अगर सरकार ढंग से स्मूथ तरीके से चलाना चाहता है। तो इसीलिए आपका एक डिमेरिट ये है कि कैबिनेट के रोल जो है अंडरमाइन हो जाता है बाय दिस रोल ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी। सो आई होप कि आपको दोस्तों मजा आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंटिन्यू वॉचिंग माई अमेजिंग लेक्चर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा एंड बाय बाय।